Qtrix. Learn, practice, achieve. हेलो एंड वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का थ्योरी वाला सेक्शन। पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी के जो कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट qtix.in पे अवेलेबल है। आप जाइए और अगर आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज करता है तो जूलॉजी के जो सारे कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर जो हमारा सबसे पहला सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारा बायो रेमेडिएशन। तो स्टार्ट करने से बता दो कि जो ये पेपर है ये क्या है हमारा हुमायूं यूनिवर्सिटी का पेपर है। 2016 का प्रीवियस ईयर देख रहे हैं हम, ठीक है, और ये सेकंड पेपर है। अब देखिए मैं जिसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाना मतलब आपने खाली क्या कहता है आपका खाली टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि बायो रेमेडिएशन के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको बायो मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में जानी है, डिटेल स्टडी के लिए आपने क्या कहते हैं लेक्चर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट qtix.in पे। आप जाइए, जाके चेकआउट करिए। क्या कहते हैं हम 4 अप्रैल 2022 से बीएससी सेकेंड ईयर के बैचेस स्टार्ट हुए। बीएससी के जो सारे बैचेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप जाइए ज्वाइन करिए। हमारे क्या कहते हैं फर्स्ट पेपर हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो कहते हैं आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले का क्वेश्चन क्या है हमारा बायो रेमेडिएशन। व्हाट इज बायो रेमेडिएशन, ठीक है। बायो रेमेडिएशन मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बायो रेमेडिएशन, देखिए बायो रेमेडिएशन मतलब क्या है, बायो रेमेडिएशन, ठीक है। बायो मींस क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। रेमेडिएशन मतलब क्या है कि हम करेक्शन कर, ठीक है। तो मतलब क्या है, यूटिलाइजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू करेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि हम किसी चीज का करेक्शन कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जो बायो ऑर्गेनिज्म है वो बायो रेमेडिएशन है वो क्या है हमारा, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी ब्रांच नहीं होगा, it is a method of biotechnology which utilizes, sorry, which encounters and neutralizes, which encounters and neutralizes the toxins and pollutants of certain place, और हम बात प्लेस बोल लेते हैं या फिर इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मतलब इट इज अ मेथड ऑफ biotechnology which encounters and neutralizes the toxins and pollutants of the certain place with the help of living organism। ये आप समझ गए इसका जो सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। आप बायो रेमेडिएशन के बारे में यहाँ पे समझ गए। इट इज अ मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हिच एनकाउंटर्स एंड न्यूट्रलाइजेस, मतलब क्या करता है ये किसी सर्टेन प्लेस में कोई टॉक्सिन्स है, पोल्यूटेंट्स है, उसको एनकाउंटर करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। और वो न्यूट्रलाइज करने के लिए एनकाउंटर मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई करता है। आप समझ लीजिए एनकाउंटर कैसे करना, मतलब वो आइडेंटिफाई करता है, उसकी जो परखता है। तो वो कैसे पता लगाता है, वो उन सारी चीजों को न्यूट्रलाइज एनकाउंटर करने के लिए किस चीज का यूज करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोबायो, प्लांट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या कहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग गया। अब जो क्या कहते हैं बायो रेमेडिएशन के टाइप जो होते हैं, जब हम बात करें टाइप्स ऑफ बायो रेमेडिएशन एप्लीकेशन, जो प्रोसेस होती है, जो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको यूटिलाइज करके हम कहते हैं रिमीडिएट करते हैं उस प्लेस को, सर्टेन प्लेस को, ठीक है। तो द फर्स्ट मेथड ऑफ बायो रेमेडिएशन, ऐसे फर्स्ट टेक्निक बोल लेते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक क्या होता है जिसमें हम कहते हैं यूटिलाइज करते हैं, तो क्या है इसका, माइक्रोबायल बायो रिमीडिएशन, ठीक है। माइक्रोबायल रिमीडिएशन मतलब क्या है, ये नाम, ये वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करके पॉल्यूटेंट्स या फिर टॉक्सिन्स को क्या कहते हैं यूटिलाइज करते हैं।
ठीक है। तो माइक्रोबायल मतलब इसमें माइक्रोबायल जो कौन कौन सी यूज करते हैं, जो लिविंग जो छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज करते हैं। माइक्रोबायल का मतलब है माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि क्या होते हैं हमारे बैक्टीरियंस, ठीक है, एंड प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियंस, प्रोटोजोन, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, इसकी बात अभी ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। बैक्टीरियंस एंड प्रोटोजोन्स क्या कहते हैं हम, उनका यूटिलाइज करते हैं, उनसे क्या करते हैं हम बायोरिमीडिएशन का प्रोसेस को क्या कहते हैं हम कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। उस जगह को टॉक्सिक फ्री या फिर क्या कहते हैं पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है क्वेश्चन, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि इसके बाद हमारा मेथड आता है क्या, फाइटो remediation. Now the word itself is saying that it is phyto. Phyto by means it is called for plant. Okay, plant, or in other word it is autotrophs. Now the method itself saying that bioremediation process is completed with the help of autotrophs or plants. प्लांट्स मतलब क्या है हमारे ऑटोट्रॉप्स की बात करें। फाइटो मतलब हम जो क्या कहते हैं सनलाइट या फिर क्या कहते हैं फोटोन के हेल्प से अपना फूड जनरेट करते हैं, अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। तो इन सब चीजों में क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब ये किन सब चीजों में होता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो जैसे क्रॉप साइकिल का यूज किया जाता है, तो क्रॉप साइकिल के यूज में भी कहते हैं फाइटोरिमिडिएशन होता है। जैसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल का यूज हो गया, ठीक है, खेतों में एग्रीकल्चर लैंड में क्या कहते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल का यूज हो गया, तो उससे उसको रिकवर करने के लिए क्या करते हैं हम ऑटोट्रोपिक फाइटोरिमिडिएशन का प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है थर्ड एंड द लास्ट मेथड क्या है हमारा माइक्रोबायल, सॉरी अरे सही लिखे थे, कोई बात नहीं, माइक्रोबायो रिमीडिएशन, फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं माइक्रो remediation. Now the word micro means fungi, remediation means correction of certain place, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि फंजी की हेल्प से क्या करते हैं हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट को क्या करते हैं हम न्यूट्रलाइज करते हैं। अब जैसे कि किसी एरिया में कोई क्या कहते हैं रेडिएशन है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं रेडिएशन है, उस रेडिएशन को कंसीडर करने के लिए वहां पे क्या होता है ना ही माइक्रोब उगते हैं ना ही प्लांट उगते हैं, वहां पे क्या होता है फंजी, हम फंजी के हेल्प से कहते हैं उस एरिया क्या कहते हैं रेडिएशन को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। भले ईयर्स लग जाए, इट कुड टेक ईयर्स, बट एट द एंड ऑफ द टाइम क्या करते हैं ये एक ना एक दिन कहते हैं उस चीज को कंप्लीटली वैनिश कर देगा, रेडिएशन को कंप्लीटली खत्म कर देगा। टाइम लगेगा, इट कुड टेक 100 200 ईयर्स, ठीक है, सेंचुरी लग सकती है, बट ये करेगा एक ना एक दिन। इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बायोरेडिएशन के प्रोसेस की बात करूं, ठीक है। अभी क्या है कि जब हम बात करते हैं फंजी के रेडिएशन के अलावा, जैसे कभी कोई मेटल टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी एरिया में, किसी सॉइल में, तो जब मेटल की टॉक्सिसिटी हो जाती है मतलब मेटल अमाउंट मिनरल अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है हमारा फंजी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड है हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बायोरेडिएशन यहाँ पे आप समझ गए। बायोरेडिएशन के बाद क्या है हमारा सेकंड, बायोरेडिएशन इज कंप्लीट। नाउ हमारा क्या एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम। अब देखिए एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम मीन्स क्या है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं जो वर्ड आता है ये क्या आता है, सबसे पहले अगर हम पूछते हैं तो ये क्या होता है हमारा यूनि डायरेक्शनल। ये चीज याद रखिएगा, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, मतलब क्या है कि ये की दिशा में जाएगी, ठीक है। अब जो इसका डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारा सन होता है, ठीक है। सन की रेज जब प्रोड्यूसर पे गिरती है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, देन वो क्या आता है हमारा उसको किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, हर्बीवोर्स के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है। हर्बीवोर्स नाउ यूटिलाइज इट्स एंड इट ट्रांसफर टू कार्निवोर्स, इट डिकम्पोजेस, ठीक, एंड मेल्ट डाउन इन द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। इट रिटर्न टू प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो जो यूनिडायरेक्शनल है मतलब हम यूनिडायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर से ही एनर्जी हर्बीवोर की तरफ जाएगी, ना कि इधर से इधर आएगी, ये कभी नहीं होगा,
ठीक है। तो एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब जब हम बात कर रहे थे कि इसका जो ओरिजिनल जो फ्लो होता है ये कैसे होता है, देखिए हम अगर आपने 12th में कभी फिजिक्स पढ़ी है अच्छे से, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि एनर्जी कांट बी क्रिएट और कांट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो मतलब हम ना एनर्जी को बना सकते हैं ना उसको मिटा सकते हैं। ठीक, अब क्या है, उसको खाली क्या कहते हैं, उसका हम क्या कहते हैं, उसका फॉर्म चेंज होता है, उसका रूप चेंज होता है, बट रहता वो एनर्जी वही है। ठीक है, तो इसका जो मेजर सोर्स है हमारा, हमने सन देख लिया। ठीक, अब अगर बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, लिटरल वे में एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे खाली छोटे छोटे मतलब जो मेन है मैं वो चीजें बता रहा हूँ। आपने अगर डिटेल में जानना है चीजों को, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो यू कुड ज्वाइन आवर क्लासेस। लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल 2023 बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर चल रही है वहाँ पे। ठीक है, आप जाइए ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको कहते हैं ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ यहाँ पे कोई क्या कहते हैं जिसको क्या कहते हैं समझ में आ रहा है, जिस तक हमारी हेल्प पहुंच रही है, जिससे कि हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर कमेंट करेंगे, अगर आपने कोई डाउट है या फिर आपने कुछ लेक्चर के बारे में कुछ बताना है तो आप वो ही बता सकते हैं। ठीक, एंड उसके अलावा आप हमारे वेबसाइट qtis.in पे चले जाइए, जहाँ पे क्या कहते हैं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी एंड सारे डाउट के सॉल्यूशन भी वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो लोअर लेवल में क्या होता है, सबसे हाई अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा हर्बीवोर्स होते हैं, और देन हमारे पास क्या होता है, कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर्स होते हैं। अब ये वाला जो प्रोडक्शन है ये हमारे इसमें, और इसमें हमारा एनर्जी फ्लो कैसा है, कुछ ऐसा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब प्रोड्यूसर पे क्या होता है हमारा, सपोज कर लीजिए हमारा सन है और इससे क्या आ रहा है हमारा सनलाइट आ रहा है, ये क्या है हमारा एच न्यू। ठीक है, सनलाइट आ रहा है। अब जो मेन एनर्जी का सोचा है हमारा सन है, सन से क्या है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर। अब क्या ये टू फैक्टर में, अब यहाँ से थोड़ा सा ये कहते हैं इसको थोड़ा सा हम डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते, तो ये क्या था हमारा डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोजर्स। अब क्या है कि जब प्रोड्यूसर एनर्जी बनाता है, जो सन से कहते हैं सनलाइट के हेल्प से प्रोड्यूसर एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी को कहते हैं हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP। बट क्या ये जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है हर्बीवोर्स तक? नहीं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, पूरा का पूरा जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हर्बीवोर्स में ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें से कुछ अमाउंट क्या होता है, विल एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है वो यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब क्या होता है -R हो जाता है, एंड इट अल्टीमेटली फॉर्म्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में ट्रांसफर होता है वो क्या होता है हमारा एनपीपी ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे जब एनपीपी हर्बीवोर कंज्यूम कर लेता है तो एनपीपी कंज्यूम करने के बाद वो वापस से रेस्पायरेशन करता है और उसको क्या बनाता है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और वैसे ही कार्निवोर में जाता है तो क्या होता है हमारा, ये भी रेस्पायरेशन करता है और इसमें क्या आता है फिर से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाता है। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि जो अपर लेवल के फूड चेन में जो उसके आगे है, ऐसे प्रोड्यूसर का एनपीपी इसमें यूटिलाइज होगा, हर्बीवोर का एसपी इस पे यूटिलाइज होगा, कार्निवोर में यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो प्रोड्यूसर के लिए नहीं है, वो हर्बीवोर के लिए है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो उसके लिए उसका जीपीपी आएगा, अगर हर्बीवोर के लिए बात करें तो उसके लिए उसका क्या कहते हैं एसपी आएगा। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे समझ लिया है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। और अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं अल्टीमेटली, अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स तक, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ एनर्जी इज एक्सक्रीट इन द एटमोस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ फूड चेन। फिर जो फूड चेन में एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो के प्रोसेस में क्या कहते हैं 50% ऑफ एनर्जी इज बीन लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट बोलेंगे मतलब क्या कहते हैं एनवायरमेंट में या फिर एटमोस्फेयर में क्या कहते हैं स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम भी थोड़ा सा समझ लिया। अब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कॉमन्स एलिमेंट। देखिए कॉमन्स एलिमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कोरिलेशन वाले जो कॉमन्स एलिमेंट का वर्ड आता है, बात करूं यहाँ पे कॉमन्स एलिमेंट। देखिए सेकंड क्वेश्चन का और में है,
ठीक है, अगर आप वो दोनों करने आते हैं वो दोनों करिए या फिर ये वाला करिए। तो कॉमेंसलिज्म में क्या है, कॉमेंसलिज्म इज द प्रोसेस, ये क्या होता है हमारा कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है, एक कोरिलेशन को शो करता है। अब देखिए हमारे बॉडी में जैसे कि पैरासाइटिक कोरिलेशन होता है, ठीक है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक होता है, ठीक है। तो एक कॉमेंसलिज्म जो रिलेशनशिप होता है इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो कॉमेंसलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच a process in which one is benefited but another is neither sorry, neither benefited और हार्म्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन में कोरिलेशन है, कोरिलेशन किनके बीच में होता है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच होता है। अगर सपोज के लिए एक ऑर्गेनिज्म में ए है हमारे पास और एक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। तो जो एक कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है, कोरिलेशन होता है। अब ये कोरिलेशन क्या होता है, ये जो एक टाइप का कोरिलेशन है, इस कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वन इज बेनिफिटेड, ठीक है, बेनिफिटेड मतलब कि एक को फायदा हो रहा है बट दूसरे को क्या आ रहा है, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारे कहते हैं जैसे शार्क के ऊपर कहते हैं फिशेस, आपने देखा होगा चिपके हुए रहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वन इज बेनिफिटेड बट अनदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ठीक। तो यहाँ पे हम समझ गए। तो हमारा अगर सपोज के लिए ये हमारा बेनिफिटेड है तो इसके लिए हम क्या शो करते हैं, प्लस शो करते हैं। अगर बी हमारा क्या कहते हैं सेकंड वाला है तो इसके लिए हम क्या शो करते हैं, जीरो शो करते हैं, ठीक है। तो कॉमन को हम इससे डिनोट कर सकते हैं प्लस जीरो, मतलब क्या है कि एक को प्लस हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना कोई हार्म हो रहा है। ऐसे ही एक एमएन में करके प्रोसेस आती है जो कि हमारा कोई कंसर्न नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा इसको समझने के लिए वो थोड़ा समझ जाएंगे तो अच्छा। एक एमएन की प्रोसेस आती है जिसमें क्या होता है एक को नुकसान होता है बट दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कहते हैं आपने देखा होगा कोई बकरी वगैरह होते हैं वो कहते हैं घास को क्या कहते हैं घास पे सींग रगड़ते हैं तो उससे उसके सींग पे या फिर क्या कहते हैं उसके सर पे जो क्या कहते हैं आपके हॉर्न है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि उसको लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है बट जो घास होता है जो ग्रास होता है जो ग्रास होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो वो एक टाइप का समझ लीजिए एमेंसिलिज्म है, ठीक है। तो एमेंसिलिज्म इज प्रोसेस इन विच क्या कहते हैं एक को नुकसान हो रहा होता है बट दूसरे को ना नुकसान हो रहा होता है ना कोई लाभ हो रहा होता है, ठीक है। तो वैसे कॉमनसलिज्म की घटना भी ऐसी होती है, प्रोसेस इन विच वन इज बेनिफिटेड बट अनदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। ओके, यहाँ पे आप समझ गए कॉमनसलिज्म की प्रोसेस क्या होती है। अब देखिए कॉमनसलिज्म कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो कॉमनसलिज्म का टाइप होती है या फिर वेज होते हैं वो क्या होता है, जिसको कहते हैं हम फोरेसी। फोरेसी क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली फॉर ट्रैवल प्रोसेस पर्पसेस, ट्रैवल पर्पसेस, ठीक है। तो मतलब जो फोरेसी का प्रोसेस है मतलब एमएनसी में का जो फोरेसी वाला पॉइंट है उसमें कहते हैं हम ट्रैवल पर्पस करते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा क्या कहते हैं शार्क की बात कर रहा हूँ, शार्क के ऊपर फिश लटकी रहती है, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं वो खाली ट्रैवल के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसका कोई और दूसरा यूज नहीं है, ठीक है। तो वह कहते हैं तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं हम फोरेसी कहते हैं फॉर ट्रैवल पर्पसेस। इसमें क्या कहते हैं शार्क को कोई ना शार्क को कोई क्या कहते हैं बेनिफिट हो रहा है ना शार्क को कोई हार्म हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ कॉमर्शियल की बात जब करते हैं हम उसको कहते हैं इनक्लूसिव। अब देखिए पॉलिसी क्या होता है हमारा टेम्पररी, याद रखिएगा टेम्पोररी, टेम्पररी रिलेशन, कोरिलेशन है तो कोरिलेशन ही, ठीक है। और एक होता है इनक्विलिज्म। इनक्विलिज्म में क्या होता है, इनक्विलिज्म में हमारा जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारा परमानेंट प्रोसेस होता है, ठीक। इनक्विलिज्म जो होता है क्या होता है हमारा परमानेंट प्रोसेस हो रहा होता है। इनक्विलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अदर के लिए क्या करता है हाउसिंग प्रोवाइड करता है, प्रॉपर हाउसिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनक्विलिज्म क्या होता है जो परमानेंट प्रोसेस होता है, एक तो पहले कि ये परमानेंट है मतलब एक बार हो गया तो हो गया,
फॉर अ लाइफ टाइम। अब नाउ ये लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो फोरेसी के बाद क्या होता है हमारा इनक्लूजन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, इसके बाद का जो है हमारा मेटाबायोसिस जो होता है हमारा, ठीक है। तो मेटाबायोसिस क्या होता है, मेटाबायोसिस में क्या होता है हमारा, जो एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्या कहता है। अब देखिए ये होता है, थोड़ी पैसे से पहले बात कर रहे थे, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉमेंसलिज्म, इनडायरेक्ट कॉमेंसलिज्म होता है ये। एंड हम जब बात कर रहे थे इनडायरेक्ट कॉमेंसलिज्म के साथ साथ ये क्या होता है, जब हम मेटाबायोसिस की बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। इसमें तो हाउसिंग प्रोवाइड करता है, बट इसमें एक एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर देता है, बट उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो दूसरा होता है, जो उस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट। अब इट कुड बी टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। मतलब ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो हमारा फोरेसी होगा टेम्पररी, इंक्लूजन होगा परमानेंट, और मेटाबॉलिज्म होगा टेम्पररी और परमानेंट, ये कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारा फर्स्ट और दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या कहते हैं, कोरिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेम्पररी रहेंगे या परमानेंट रहेंगे। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, सर्टेन नहीं रह सकते कि हाँ ये परमानेंट ही होगा, हाँ ये टेम्पररी होगा। तो इसका हमारा जो कॉमेंसलिज्म का एक छोटा शॉर्ट नोट है, आपने यहाँ तक समझ लिया, कॉमेंसलिज्म की घटना को पूरी तरह से समझ लिया। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बायोरेडिएशन पढ़ा। बायोरेडिएशन के प्रोसेस में हमने क्या करते हैं, बायोरेडिएशन का प्रोसेस जो होता है वो क्या कहता है, जब एनवायरनमेंट में केमिकल वगैरह के टॉक्सिक चीज होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए बायोरेडिएशन यूज करता है। तो जो टॉक्सिन को जमा करता है ना, अगर मैं बात करूं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो जिस प्रोसेस से हमारा क्या कहते हैं टॉक्सिन वगैरह वहां पे जमा होता है, उसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सबसे पहले तो इसका सबसे पहला पॉइंट रहेगा, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ contaminants, pollutants और toxins in an trophic level, sorry, in food chain। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कंटामिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन्स इन फूड चेन। अब क्या करता है, जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, ये तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, टॉक्सिन्स है, इसको करते हैं फूड चेन में, इसको करता है पुश करता है, अप्लाई करता है। तो फूड चेन में पुश करने का मतलब क्या है, फूड चेन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये पूरे, अगर ये कहीं पे इकट्ठा हो रहा है तो ये पूरे के पूरे फूड चेन को क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर देगा। जो कहते हैं हमारा प्रोड्यूसर से लेके एंड डिकम्पोजर तक है, वहां सबके सबको क्या कहता है, ये हिला देगा, मतलब सबके सबको क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर देगा। तो जो हमारा बायोमैग्निफिकेशन है, क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कंटामिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन्स इन फूड चेन। अब जब बायोमैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो स्टोर होता है, स्टोर हमारे पास क्या होता है, इसके क्या कहते हैं, वो क्या क्या चीजें होते हैं, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, मेजरली क्या होते हैं, केमिकल्स, हैवी मेटल्स, केमिकल्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें करते हैं, मेजर जो चीजें होते हैं कंटामिनेटेड, एंड यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन में क्या कहते हैं, सॉरी, वो इन सब चीजों को कहते हैं पुश करता है, फॉरवर्ड पुश कर रहा होता है। कंटामिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स को कहते हैं अपराइज कौन करता है, ये केमिकल्स, हैवी मेटल्स, इनऑर्गेनिक मैटर्स, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं उसको
अपराइज करता है। अब जब मैं बायोमैग्नीफिकेशन की बात कर रहा हूं, मैंने फूड चेन की बात किस लिए करी, क्योंकि ये पूरे के पूरे टॉपिक जो चेन है उसको क्या कहते हैं, उस पे इकट्ठा करता है, सॉरी उस पे अटैक कर रहा होता है। एक वर्डिंग आती है जिसे कहते हैं हम बायो एक्यूमुलेशन। ओके, बायो एक्यूमुलेशन जो वर्ड होता है वो क्या होता है, सिंपल टॉपिक लेवल के लिए होता है, एक सिंगल टॉपिक लेवल के लिए होता है। मतलब अगर मैं बायो एक्यूमुलेशन की बात करूं तो ये खाली एक प्रोड्यूसर में होगा, या फिर हेबीवन में होगा, या फिर कार्निवोर में होगा, या फिर डिकम्पोजर में होगा। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन एक प्रोडक्ट एक आता है, वर्डिंग आती है। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन के साथ एक आता है बायो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बायो कंसंट्रेशन भी हमारा कहते हैं टॉपिक लेवल पे काम कर रहा है। तो ये जो दो प्रोसेस होती है ये टॉपिक लेवल पे, मतलब सिंगल टॉपिक लेवल पे काम करता है। बट इन केस ऑफ बायो मैग्निफिकेशन इट कंट्रोल्स ऑफ इट्स इफेक्ट द टोटल फूड चेन। ओके, अब ये फूड चेन का मतलब क्या है कि ये डाइट में इनफेक्ट, अब फूड का मतलब यहाँ पे फूड का इसलिए क्या गया है कि इट अफेक्ट्स, इट कॉजेज डैमेज एट डायट्री। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ये जो डैमेज होता है इसका मेन डैमेज क्या होता है, जो डाइट होता है वो डाइट को क्या कहते हैं, ये उसको बिगाड़ देता है। ठीक है, सपोजिटली किसी किसी में कोई केमिकल की अमाउंट ये होना चाहिए था, वो वहां पे क्या कहते हैं उसका अमाउंट उससे एक्सेस हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब उसको नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं उसको जो उसका प्रेडेटर है वो जब उसको क्या कहते हैं कंज्यूम करता है, उसका जो कंज्यूमर है वो जब उसको कंज्यूम करता है तो वो इफेक्ट क्या है उसमें भी आ जाता है। तो इसे कहते हैं धीरे 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 पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, और बायोमैग्नीफिकेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं इसमें इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम बायोमैग्नीफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब जो बायोमैग्नीफिकेशन का एक अपोजिट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बायोडाइल्यूशन। बायोडाइल्यूशन इज अपोजिट होता है। इसमें बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है कि कंटामिनेंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हो, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। बायोडाइल्यूशन में क्या होता है कि ये सारी चीजें क्या होता है ये डाउन हो रही होती है, मतलब नॉर्मल से थ्रेशोल्ड लेवल से मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो बायोडाइल्यूशन क्या होता है हमारा अपोजिट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। ओके, हम यहाँ पे समझ गए। अब जो बायो मैग्निफिकेशन का जो कहते हैं कॉजेज की बात करते हैं, सबसे पहले कहता है एग्रीकल्चरल कॉज। देखिए एग्रीकल्चरल कॉज में क्या है, एग्रीकल्चर कॉज कैसे हो गया कि जब हम खेतों में या फिर क्या कहते हैं फार्मर्स जब क्या कहते हैं खेतों में केमिकल्स का यूज करते हैं, तो जब उसका यूटिलाइजेशन केमिकल का यूज बहुत ज्यादा होने के बाद क्या होता है धीरे धीरे सॉइल में क्या होते हैं ऐसे केमिकल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स वो क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स क्या होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में वहां पे क्या होता है इकट्ठा होने लगते हैं, और वो धीरे धीरे उस चीज को क्या कहते हैं उस जगह को खराब कर देते हैं। तो मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड में जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में क्या करते हैं हम केमिकल्स का यूज करते हैं, डिफरेंट थिंग्स का यूज करते हैं, तो वो चीजें वहां पे एक्यूमुलेट होती है और कहते हैं एक टाइम पे वो नॉर्मल से अपर लेवल या फिर एक्सेस अमाउंट में वहां पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक एग्रीकल्चर हो गया। फिर हमारा क्या है एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है जब वो छोड़ा आता है तो उसमें भी क्या कहते हैं हमारा नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं केमिकल्स होते हैं। तो वो चीजें क्या कहते हैं वो प्लांट्स को कहते हैं हेल्प नहीं करती, वो सॉइल को हेल्प नहीं करती, वो सॉइल को क्या कहते हैं वो उर्वरा नहीं बनाती है, अच्छा नहीं करती है, वो उस पर कहते हैं उसका डाउन इफेक्ट होता है जब यहाँ पे क्या कहते हैं जरूरत से ज्यादा केमिकल, जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट, जरूरत से ज्यादा मिनरल्स वहां पर मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और एक हमारा क्या हो गया ह्यूमन एक्टिविटी बोल लेते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब क्या है कि कहीं पे ज्यादा से ज्यादा मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ पे डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, एक फील्ड में जहाँ पे कहते हैं बहुत सारे एनिमल की डेथ हो रही होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या डिकम्पोजिशन भी हो रही होगी। जब डिकम्पोजिशन हो रही है वहां पे तो वहां पे कहते हैं उस एरिया में मिनरल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है, और जब वो मिनरल्स का अमाउंट वहां पे मिनरल सॉइल में वहां के वाटर में मिनरल्स अमाउंट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा बायोमैग्निफाइड हो जाता है। मतलब क्या है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो अब क्या हो जाते हैं वहां पे पॉल्यूटेंट्स का रोल निभाते हैं। अब वो क्या आते हैं उस एरिया को पॉल्यूट कर देते हैं, टॉक्सिक बना देते हैं उस एरिया को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रहते थोड़ा सा बायोमैग्निफिकेशन के बारे में समझ लिया, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया। अब सेकंड क्या है हमारा फूड चेन। देखिए फूड चेन क्या होता है, अभी मैंने फूड एनर्जी फ्लो में फूड चेन बताया है, फिर भी बता देता हूँ। फूड चेन होता है उसे कहते हैं
स्टार्ट वो प्रोड्यूसर से होता है, फिर हर्बीवोर में जाता है, देन हमारा कार्निवोर में जाता है। ठीक है, कार्निवोर से हमारा क्या होता है, डिकम्पोजर में जाता है। ठीक है, अब ये जब प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से डिकम्पोजर में जा रहा होता है तो इसको कहते हैं हम फूड चेन कहते हैं, इस चीज को फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई जो प्रोड्यूसर है वो कोई ग्रास है, ठीक है, हर्बीवोर जो कोई कहते हैं सपोज चलिए कोई रैबिट है, कार्निवोर जो कोई फॉक्स है, ठीक है, और कार्निवोर जो कोई फॉक्स मान लीजिए या फिर कुछ और कोई भी एनिमल मान लीजिए कार्निवोर है, फिर वो क्या होता है डेथ हो जाती है उसकी, वो डिकम्पोज हो रहा था। तो ये हमारा फूड चेन है, मतलब क्या जैसे एनर्जी फ्लो होता है वैसे उसी को कहते हैं हम, जिस जिस चेन में एनर्जी फ्लो हो रही है उसको कहते हैं हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब जो फूड चेन होती है दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा अगर मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल की, ठीक है, पहले हम बात कर ले टेरेस्ट्रियल फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है हमारा ग्रास हो रहा होता है। ठीक है, देखिए इसमें चेंज क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के चेंज होने से जो कार्निवोर तक सारे के सारे चेंज होते हैं। तो इसमें अगर बात करो ग्रास लैंड है तो ग्रास टेरेस्ट्रियल में ग्रास हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाता है, फिर प्लांट हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाता है। तो जब प्राइमरी प्रोड्यूसर चेंज होता है तो उसके बाद क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं जो ग्रेजिंग एनिमल है, ठीक है, वो आ जाता है। तो टेरेस्ट्रियल को कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई ग्रेजिंग एनिमल है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ाता है, वो अदर कार्निवोर को चला जाता है। एक टेरेस्ट्रियल हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, और दूसरा क्या है हमारे पास एक मरीन बोल लेते हैं, फिर एक्वाटिक बोल लेते हैं। ठीक है, सपोजिटली यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसको एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल हो गया एक्वाटिक। एक्वाटिक में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, अब जब फाइटोप्लैंक्टन आएगा तो उसको खाने वाला कौन हो गया, जू प्लैंक्टन हो गया। और ऐसे ही उसके हर्बीवोर के साथ कार्निवोर चेंज होगा, कार्निवोर मतलब क्या होगा, इसमें छोटी फिशेस होगी वो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं आगे बढ़े। अब ये दो टाइप के एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है दूसरे टाइप का, अगर इसको हम चेंज कर दें, ठीक है, अब दो टाइप के और होते हैं। अगर हम बात करें इसको अगर थोड़ा सा अलग से चेंज करें तो इसमें क्या होता है, एक पहला होता है हमारा डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन। ठीक है, डेट्राइटस टाइप में क्या होता है, स्टार्ट होता है क्या कहते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, डेड मैटर से स्टार्ट होता है, डेड मैटर डिकम्पोज करता है। ठीक है, वो चला जाता है प्लांट में या फिर वो चला जाता है हमारा प्रोड्यूसर में। ठीक है, तो ये क्या होता है डेट्राइटस मेथड में क्या होता है, डेड मैटर से हमारा फूड चेन स्टार्ट हो रहा होता है। वहीं एक दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग टाइप, ग्रेजिंग। इसमें क्या होता है जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है हमारा, सॉरी जो फूड चेन स्टार्ट होता है वो किससे होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर क्या होता है हमारा प्लांट से स्टार्ट होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, प्लांट से स्टार्ट होता है हमारा फूड चेन। वही डेट्राइटिस फूड चेन में क्या होता है, स्टार्ट होता है हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर से स्टार्ट होता है। वो फिर डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजर से प्रोड्यूसर के पास जाता है, सॉइल मिल जाता है, सॉइल से प्रोड्यूसर के पास जाता है, प्रोड्यूसर से कार्निवोर, सॉरी प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से वापस फिर से डिकम्पोजर के पास जाता है। तो ये दो टाइप के फूड चेन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखिए बायोमाइग्रेशन हो गया, फूड चेन भी हो गया। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग आज की डेट में बड़ी बहुत समस्या है यार ग्लोबल वार्मिंग की तो। ठीक है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि कोई ह्यूमन एक्ट हुआ या फिर कोई नेचुरल एक्ट होता है। ठीक है, तो नेचुरल एक्ट तो बहुत रेयरली होता है। ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो नेचुरल एक्ट में जैसे कि हमारा वोल्केनिक इरेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं हम उसको नेचुरल एक्ट कहते हैं। मोस्टली हम क्या कहते हैं ह्यूमन एक्ट की वजह से हम आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग की जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन एक्ट की वजह से उसको सहना पड़ रहा है। अदरवाइज क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अर्थ का जो सबसे बड़ा जो शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन से, ह्यूमंस है। क्योंकि हम इसको कहते कोई तवज्जो देते नहीं है, इसको बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं इसका सारी चीजों को। आएगा एक दिन जब खत्म होंगे सब। ठीक है, तो क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आज की डेट में। ये तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा रीजन है, अब मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग के मेन रीजन की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपको पता है, ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो क्या कहते हैं आपको निबंध लिखना है, लिखिए आप ऐसे लिखना है, यू वांट टू राइट ऐसे, यू कैन राइट इट। बट जो मेन रीजन है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो मेन रीजन है वो क्या है हमारा, नेचुरल हीट ट्रैपिंग गैसेस, नेचुरल हीट ट्रैपिंग
गैसेस। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होगा, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या होगा, नेचुरल हीट ट्रैपिंग गैसेस होते हैं। ये गैसेस क्या करते हैं, जो हमारा सन से रेज आता है, सन से रेज आती है, सनलाइट आती है, तो सनलाइट को क्या करता है, सपोज यहाँ पे सनलाइट आता है, ठीक है, तो सनलाइट में से जो एनर्जी होती है, जो हीट होता है, उसको क्या करते हैं, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, NO हो गया, ये तो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वापस इसको री रेडिएट करते हैं एनवायरमेंट, सॉरी एटमॉस्फेयर में इसको री रेडिएट करते हैं। ठीक है, री रेडिएट द हीट। ठीक है, अब री रेडिएट करते हैं तो ये जो टेम्परेचर है वापस नहीं जाती है, वापस ना जाके ये यहीं पे रह जाती है, और क्या कहते हैं, इससे कहते हैं हमारा अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड है नेचुरल हीट ट्रैपिंग गैसेस, के बाद हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, वो भी CO2 है, फिर हमारे पास क्या है, CO2 हो गया, उसके बाद हमारे पास कौन सी गैसेस हो गई, हमारे हमारे पास जैसे कि O3 है, या फिर क्या कहते हैं H क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन क्या कहते हैं HCFCs, फिर कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे गैसेस क्या हो गए, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, और ये भी सिंपल वैसा ही काम करता है जैसे कि हीट ट्रैपिंग, नेचुरल हीट ट्रैपिंग गैसेस के बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले बता रखा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे ही इफेक्ट कर रही होती है। इसके बाद जो इसका रीजन होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ सन। ठीक है, तो सन से जो लाइट आती है उसका रिफ्लेक्शन, जैसे कि सन से जब लाइट आती है तो क्या कहते हैं, जो हीट आता है, लाइट मतलब हीट, जब वो हीट आती है, हीट जब क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं सरफेस, अर्थ के सरफेस से वहां पे टकराती है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब सरफेस पे टकराता है तो सरफेस से टकराने से क्या होता है कि वो पूरा का पूरा सरफेस क्या होता है, हॉट हो जाता है। अब वो चीज वापस नहीं जाती, वो रिफ्लेक्शन जो होता है वो वापस नहीं आती है, वो हमारे एटमोस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। जब ट्रैप हो जाती है तो क्या होता है, उससे हमारा कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा हीटिंग है, टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के थ्रू भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके अलावा तो डिफरेंट काइंड ऑफ हमने पोल्यूशन कर रखे हैं, उन सब एयर पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज है, क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं हमने वो प्लांट्स वगैरह नहीं लगा, कहते हैं फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं कट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ह्यूमन तो हर चीज को बहुत हद तक यूटिलाइज करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में मेन रीजन होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें जो मेजर हमारा साइंटिफिक रीजन होता है वो कहते हैं नेचुरल हीट ट्रैपिंग गैसेस हो गए, ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट हो गए। ठीक है, फिर कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है एक, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फिर क्या होते हैं हमारे रेडिएशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, जैसे कि हमारे रेडिएशन मतलब क्या हो, जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं कुछ एटॉमिक रेडिएटर्स है ना, तो वो सारी चीजें कहते हैं रेडिएशंस। ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को स्लोली बट श्योरली हॉट कर रही है, वार्म कर रही है, और यही मेन कॉज है हमारे एनवायरनमेंट के जो ग्लोबल वार्मिंग है। हमारे पास एक आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या जो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे खत्म किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं प्रॉपर जो हमने ये कहते हैं आज तक जो क्रॉप्स वगैरह सोच रखे थे वो सारी चीजें कहते हैं चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वाला सेक्शन होता है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे हमने 3 मार्क्स से करने हैं, तो इस पर अराउंड क्या कहते हैं आपको 100 वर्ड्स पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक पेज में आपको कंप्लीट करना है, तो आपको कहते हैं शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा क्या है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, देखिए कोई भी एनवायरनमेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बना होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो कंपोनेंट्स होता है, जो मेजर कंपोनेंट होता है, सबसे पहला जो होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल हीट। अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी है, तो टेम्परेचर आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर के बाद क्या होता है, एक लाइट।
ठीक है। लाइट क्या होता है, जब आप कोई भी देख लीजिए, प्लांट देख लीजिए, कोई भी प्रोड्यूसर है वो विदाउट लाइट फंक्शनल नहीं है, क्योंकि लाइट होगी तो फोटोन होगा, फोटोन होगा तो वो खुद अपना ये कहते हैं ऑटोट्रोफिक नेचर में अपने एनर्जी को खुद प्रोवाइड करेगा, खुद बनाएगा एनर्जी। बट अगर लाइट नहीं है तो वो क्या कहते हैं, वो भी ऑटोट्रोफी नहीं शो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि रात को पेड़ क्या कहते हैं ऑटो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। ठीक है, तो जो लाइट क्या होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल मस्ट है। ठीक है, हम बिना लाइट के फिर भी रह लेंगे कुछ दिन, बट जो क्या कहते हैं प्लांट है वो नहीं रह पाएंगे। तो दैट्स व्हाई लाइट इज अ मेजर एबायोटिक कंपोनेंट व्हिच इज रिक्वायर्स टू सर्वाइव द होल एनवायरनमेंट, मतलब कि सर्वाइवल ऑफ होल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द लाइट। ठीक है, लाइट के होने या ना होने से पूरे एनवायरनमेंट का औचित्य या फिर एनवायरनमेंट का होना ना होना डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइट के बाद क्या आता है हमारे पास एक एबायोटिक कंपोनेंट पीएच। पीएच क्या होता है, जो क्या कहते हैं न्यूट्रल पीएच जिसे बोलते हैं, 7 पीएच बोलते हैं। अगर कोई केमिस्ट्री का अच्छा केमिस्ट्री पढ़ी है इसने कभी, तो पीएच के बारे में उसको पता है। मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे हम, वाटर की बात कर रहे होते हैं, वाटर पीएच की बात कर रहे थे, एयर पीएच की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पीएच अगर कंट्रोल नहीं होंगे, अगर थोड़े से अपराइजिंग होंगे, अभी थोड़ा सा लो होगा, ठीक है, यानी कि एसिडिक होगा, फिर बेसिक हो जाएगा, तो कहते तो जो हमारे सराउंडिंग के जो कहते हैं एनवायरनमेंट, जितने भी क्या कहते हैं लाइफ फॉर्म्स है, वो सारे के सारे क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो सही नहीं पाएंगे पीएच में चेंज को। ठीक, पीएच के बाद क्या होता है हमारा, हम बात करते हैं वाटर। वाटर अगेन, विदाउट वाटर यू कैन डू ए थिंग। हम सिंपल सी बात है, हम बिना पानी के तो कोई काम ही नहीं होता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में एक बहुत मेजर कंपोनेंट आता है, वो कहता है वाटर। अब जब हम मरीन या फिर एक्वाटिक क्या कहते हैं एनवायरमेंट पे जाते हैं, तो वहां पे एक मेजर चीज आती है। हालांकि वो तो हमारे यहाँ पे भी आता है, अगर मैं ओपन एटमॉस्फेयर की बात करूँ, टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर की बात करूँ, तो वो क्या होता है हमारा प्रेशर। ठीक है, तो वाटर में जो क्या कहते हैं, जो मरीन एनवायरनमेंट है, वहां पे कहते हैं जब हम लोअर फिर कहते हैं लोअर सरफेस तक जाते हैं ओशन के या सी के, तो क्या होता है कि वहां पे प्रेशर अपराइजिंग हो रहा होता है। तो वहां पे जो प्रेशर होता है वो बहुत बड़ा रोल निभा रहा होता है एबायोटिक कंपोनेंट का। जैसे सडनली जैसे मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये भी मेरे चारों तरफ से क्या हो रहा है कि एक 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, तो 120 एटीएम प्रेशर जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं हमारे चारों तरफ लगा हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं हम, एक एबायोटिक फैक्टर क्या हो गया हमारा एयर बाय मींस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक हमारा क्या कहते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर हो गया। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर क्या कहते हैं जो कंसिडरेबल है क्या कहते हैं हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। इसके अलावा क्या होता है, एक रेन की बात कर लेते हैं, कभी रेन चाहिए होती है, तो वो भी अल्टीमेटली फॉर्म ऑफ वाटर है ना, तो हम उसको इसलिए इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, पीएच हो गया, वाटर हो गया, प्रेशर हो गया, एयर हो गया, एंड एक चीज और है जो कि है सॉइल। विदाउट सॉइल यू कांट ग्रो अ थिंग। जैसे कि हमारे अगर नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो सॉइल तो हमारा मस्ट है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें जो एबायोटिक कंपोनेंट से मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जो जो चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है एबायोटिक कंपोनेंट्स में है। भले वो कोई मिनरल्स है, वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, भले ही कोई वहां पे सॉइल है, वो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है। इवन द ग्राउंड वाटर इज एबायोटिक कंपोनेंट, एंड जो मरीन वाटर है, फिर सी वाटर है, वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक, एंड जो इसके अलावा जो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव वहां पर रह रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हुए हमारे बायोटिक कंपोनेंट हो गए। अब ये एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट कहाँ पे होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सॉरी, एनवायरनमेंट से अच्छा इसमें क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं इको सिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होता है हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक, दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट आपने समझ लिया है, और इसके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा कहते हैं ये वाला पार्ट बेसिक सेकेंडरी के सेकेंड पेपर का यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। अगर आपने ये कहते इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में जानना है, जैसे कि सपोजली मैंने एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता रखा है, सारे के सारे टॉपिक के बारे में बहुत कॉम्पैक्ट पूरी डिटेल। देखो एबायोटिक कंपोनेंट में इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बट इसके लिए भी क्या कहते हैं कुछ रेंज होते हैं, टेम्परेचर होता है, जिसमें कहते हैं थर्मो हेलाइन, यूरी हेलाइन होता है, स्टेनो हेलाइन होता है। ठीक है, इस टाइप की चीजें आती हैं।
तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपने कहते हैं ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी है तो आप हमारे कोर्स अटेंड करिए। हमारी कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी है, आप जाइए बीसी सेकेंड ईयर, अगर बीसी सेकेंड ईयर है, बीसी फर्स्ट ईयर है तो आप जाइए हमारे कोर्सेज अटेंड करिए, ठीक है। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, qtix.in पे जाइए, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछिए, या फिर हमारे वेबसाइट qtix.in में चले जाइए, वहां पे हमारे क्या कहते हैं एक्सपर्ट अपने साथ बैठे हुए हैं, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का कोर्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम क्या कहते हैं 4th एंड 5th वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए ध्यान रखिए अपना, ठीक। टाटा, बाय बाय।